नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज है हमारा फाइनल क्लास। आज के दिन में हम समझेंगे पैसे कैसे कमाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, कंसल्टेंट तो बन जाओगे, अपना खुद का वास्तु तो कर लोगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के, बहुत सारे कोर्स करके आप एक कंसल्टेंट तो बन जाएंगे, लेकिन पैसे कैसे कमाने हैं? कहते हैं ना, काबिल बन जाओगे, लेकिन अपनी कीमत कैसे दोगे? सामने वाले को अपनी कीमत कैसे रखोगे? आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप्स समझिए कि आपको क्लाइंट को सॉल्यूशन कैसे देना है, कैसे आप सॉल्यूशन दोगे। सबसे पहला है, क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझिए। इससे भी पहले पहले तो आपके अंदर वो धगस रहना चाहिए कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में मुझे कुछ करना है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसको बहुत ज्यादा वो रहता है कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है, बट मुझे पता नहीं है कैसे बनना है। उसके अंदर उत्सुकता रहती है कि मुझे अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है, मैं क्या करूं? तो उसको एक गुरु मिलते हैं। वो गुरु के पास जाता है, बोलता है, गुरु जी व्हाट इज सक्सेस? मुझे सक्सेसफुल बनना है, आप मुझे कुछ भी करो, बट मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो वो गुरु जी कहते हैं, ठीक है बेटा, कल नदी के किनारे सुबह 5 बजे आ जा। लड़का एकदम तैयार होके सुबह 4 बजे एकदम नदी के किनारे पहुंच जाता है। देखता है 1 घंटे में गुरुजी वहां पे आते हैं। तो वो गुरुजी बोलते हैं, चलिए गुरुजी अभी आप मुझे बताइए कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं। तो गुरुजी बोलते, चल ठीक है, आजा पानी की तरफ आ। गुरुजी उसको पानी की तरफ लेके जाते हैं। आहिस्ता 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 वो लोग आगे जा रहे होते हैं। पानी लगभग यहाँ तक आता है। तो कहते हैं, गुरुजी आप बता रहे हैं ना कि सक्सेसफुल कैसे होना है? तो बोलते हैं, हाँ बेटा वही बता रहा हूँ। और गुरुजी उसका सर पकड़ते हैं और सीधा अंदर मुंह सीधा पानी के अंदर डाल देते हैं। और वो ऐसा छटपटाता है। फिर वो गुरुजी और उसको थोड़ा सा अंदर दबाते हैं। तो वो ऐसा छटपटाने लगता है बहुत ज्यादा कि अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये मेरे साथ, छोड़ो मुझे। एकदम से वो छटपटाने लगता है। तो क्या होता है फिर, थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी समझते कि भाई अब ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया इस बच्चे पे, तो वो उसको बाहर निकालते हैं। वो कहता है, गुरुजी आपको नहीं बताना तो मत बताओ, क्यों मुझे इस तरीके से डुबा रहे हो आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं खाली यही तो पूछना आया था कि मैं सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा जब तू पानी में था तब तू क्या सोच रहा था? क्या तुझे तेरे माँ बाप याद आ रहे थे? क्या तुझे तेरे भाई बहन दोस्त कौन याद आ रहा था तुझे? क्या चाहिए था तुझे? तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे खाली वो सांस चाहिए थी जिससे मैं जी सकूं। मुझे वो सांस चाहिए थी, मैं वो सांस के लिए तड़प रहा था। तो गुरुजी बोलते, बस यही, जब तक अगर अंदर आपके अंदर सक्सेस सांस लेने जितना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, जब तक वैसी धगस नहीं आ जाती, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वो धगस जब तक आप में नहीं आएगी, तब तक आप वैसे नहीं बन पाओगे। तो वो धगस आप अपने लाइफ में लेके आओ। ठीक है? अब वो धगस को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अब इसको समझिए। अब सबसे पहले क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझना है। क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है, तो वो कोई सोल्यूशन पाने के लिए ही आ रहा है। कोई भी एकदम ऐसे मस्ती में टाइम पास के लिए नहीं कराता है वास्तु। उसको कुछ ना कुछ चाहिए तो ही कराता है। या तो वो खुद कुछ सक्सेसफुल बनना चाहता है और उसको कोई रुकावट आ रही है किसी भी चीज की वजह से। वो चाहता है लाइफ में आगे बढ़ना, जिसकी वजह से ही वो आपके पास आया, वरना नहीं आया है। ठीक है? तो उसके प्रॉब्लम को इन डेप्थ समझना है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति कह रहा है कि मेरा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो आपका एज अ कंसल्टेंट आपका रोल बनता है कि अब पूछना खर्चा कहाँ हो रहा है। अब वो कहेगा हेल्थ के ऊपर हो रहा है या किसी पर्टिकुलर सामान के पीछे हो रहा है। तो आप दो जगह देखोगे, पहला तो साउथ साउथ वेस्ट खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, किधर हो रहा है? हेल्थ पे हो रहा है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। समझे? इस तरीके से आप किसी भी चीज को एक कहते हैं ना, ओवरऑल तरीके से पूरा इन डेप्थ, चीजों को इन डेप्थ में समझ के आप उसको करेंगे, उस चीज को आप समझेंगे और फिर उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे। ठीक है? बट एक्शन लेने के पहले आपको उस प्रॉब्लम के पूरा इन डेप्थ आपको चले जाना है, उस प्रॉब्लम को पूरा डायग्नोस कर देना है। ठीक है? अब क्लाइंट का गोल क्या है, वो चाहता क्या है? तू क्यों आया मेरे पास, तुझे क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? वो लीजिए, वो सारे इनपुट आपको
लेने चाहिए। तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट वर्क विदाउट मेकिंग अ हाउस ड्राफ्ट ऑफ क्लाइंट। बिना ड्राफ्टिंग किए कोई भी रेमेडी लगाना मत। देखिए, काम करते 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 ना आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको ना जरूरत नहीं पड़ेगा ड्राफ्ट की। कई बारी हो जाएगा कि सीधा फोन का कंपास लेके आप बता सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी। काम करते करते हैबिट हो जाता है। हम भी वो करते हैं जब हमें चूज करना होता है घर, जब हमें घर को चूज करना होता है तभी हम कई बार करते हैं कि अगर 4-5 घरों में से देखना है तो ईच एंड एवरी घर को ड्राफ्ट नहीं करा के, छोटे अपार्टमेंट्स है तो फिर सीधा वो समझ के वो कंपास देके सीधा यस और नो हम लोग डिसीजन तुरंत दे देते हैं। बट आपको ये काम क्लाइंट का जब प्रॉपर वर्किंग कर रहे हो तभी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर आपने, मान लीजिए आपको साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाना था और आपने साउथ साउथ वेस्ट में बना दिया, तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी उसकी जिंदगी में, ठीक है। इसके लिए ऑलवेज ड्राफ्ट करे, बिना ड्राफ्ट किए वो काम नहीं करना है आपको, ठीक है। ड्राफ्ट करके आपको सिम्टम्स मैच करने, तो ही आपको उसके आगे काम करना है, ठीक है। नोट डाउन द जोन, आपको वो जोन्स लिख देने हैं, उस जोन के साथ रिलेट करना है जो क्लाइंट प्रॉब्लम बोल रहा है। क्लाइंट बोल रहा है खर्चा ज्यादा, साउथ साउथ वेस्ट। क्लाइंट बोल रहा है हेल्थ खराब, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। क्लाइंट बोल रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। वो एक ही चीज को अलग अलग टर्म्स में वो कह सकता है, आपको उसको एनालाइज करना है कि ये कौन से डिब्बे में फिट हो रहा है, ठीक है। आपको वो एनालाइज करना है, ठीक है। वो एनालाइज करके आपको वो जोन्स मार्किंग कर लेने कि ये जोन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब वो कर लेने के बाद आपको सारे सिम्टम्स मैच करने हैं। सबसे पहला, ऑलवेज एंड ऑलवेज आप एंट्रेंस के साथ आप सिम्टम मैच करेंगे ही करेंगे। अगर आपका N1 के सिम्टम्स के साथ मैच नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका ड्राफ्ट बना, N1 का उसका एंट्रेंस आ गया वहां पे, N1 के साथ नहीं हो रहा है, तो फिर आप W8 या फिर आप N2 का एंट्रेंस, आजू बाजू के एंट्रेंस के साथ भी आप सिम्टम मैच करके देखेंगे और थोड़ा शक्ति चक्र आगे पीछे करके देखेंगे, और उस हिसाब से आप सारे सिम्टम्स को मैच करेंगे। एंट्रेंस में क्यों हमेशा कहता हूँ, बिकॉज एंट्रेंस की डिग्रीज जो होती है वो खाली 11.25 डिग्रीज की होती है। तो उसमें जब आप एंट्रेंस को सही से अलाइन कर देते तो फिर बाकी चीजें अलाइन होना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिम्टम्स को मैच कर सकते हैं। अब आफ्टर मैचिंग द सिम्टम्स, आपको देखना है उन दिशाओं में, उन जोन्स में कुछ भी एंटी एक्टिविटी, एंटी यूटिलिटी, एंटी कलर्स ना आ रहे हो, उन सभी को आपको बैलेंस कर देना है, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक वर्कशॉप था, तो इसके लिए आपको बेसिक के हिसाब से आपको कर देना है, ठीक है। पहले आपको बेसिक सारा सारा आपने बैलेंस कर दिया, कलर टेप्स लगा दिए या फिर मेटल की स्ट्रिप्स लगा दी। फिर उसके बाद आपने जो बार चार्ट के अकॉर्डिंगली आपने वो सारा सेम कलर टेप या फिर मेटल की स्ट्रिप लगा दी। वहाँ पे जो एंटी कलर्स थे उसको आपने हटा दिए, ठीक है। जो कोई एंटी एक्टिविटी जैसे कि व्यक्ति साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा था, उसको साउथ वेस्ट में या फिर साउथ में सुला दिया। व्यक्ति अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा था तो फिर उसके सोने की डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपने ठीक कर दिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आ रहा था तो उसको रिलोकेट करवा दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने सब कुछ बैलेंस आउट कर दिया, ठीक है। अब वो करने के बाद आपको लगभग 1.5-2 महीने के बाद ही आपको 3D रेमेडीज देना है उस क्लाइंट को, या फिर आप रेकमेंड कर रहे वट एवर वट एवर। कोई कुछ लोग पैकेजेस में दे देते हैं, कुछ लोग, अब मैं भी जैसे मैंने अलग पैकेज रखा है जिसमें मैं 3D रेमेडीज देता हूँ, और एक अलग पैकेज रखा है जिसमें मैं रेमेडीज नहीं देता हूँ, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो वो आपको फिर 3D रेमेडीज या तो प्रोवाइड कर देने या तो सजेस्ट करने आफ्टर द 1.5 to 2 months, ओके। फिर आपको वो 3D रेमेडीज को दे देना अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, जो आपको लगता हो कि इस क्लाइंट के लिए अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी को रखना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉयर के लिए वेस्ट में उल आउल रखना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बिजनेसमैन के लिए साउथ ईस्ट में रेड हॉर्स रखना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी बैंकिंग पर्सन के लिए नॉर्थ वेस्ट में वो व्हाइट हॉर्स रखना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेता के लिए अशोका पिलर ईस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में,
मेजरली ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? सो इस तरीके से आपको कर लेना है। एक और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट नहीं करते हैं, बट आपको एज अ प्रोफेशनल करना चाहिए। आपको फॉलो अप लेना चाहिए आफ्टर 30 to 40 डेज ऑफ रेमेडीज इंस्टॉलेशन, कि क्या सिम्टम थे, क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, और क्लाइंट को ये एजुकेट करना है कि बी ट्रू टू दैट। बिकॉज होता ये है ना, इट्स एन मतलब कहते हैं ना, एक मेजरली मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बट काफी लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई फायदा तो हुआ, लेकिन बताएंगे नहीं कि सर और कुछ अच्छा दे देंगे, सर और कुछ अच्छा देंगे दे देंगे। क्लाइंट को ये एजुकेट करना जरूरी है कि हम लोग जो रेमेडीज करा रहे हैं, जो चीजें हम दे रहे हैं, दीज आर लाइक मेडिसिन। मेडिसिन की एक राइट डोसेज होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिसिन कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खा लेगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो बस इसको दवाई की तरह यूज करना है। तो वो चीज क्लाइंट को एजुकेट करना है कि आपको उसको थोड़ा सा जैसे जैसे बता रहे, बी ट्रू टू इट, कि हाँ ये आपका प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, क्लाइंट कभी भी प्रॉब्लम बोल रहा है, आपको लिखने की हैबिट रखनी है। क्लाइंट के कंसर्न्स को ऑलवेज राइट इट डाउन। बिकॉज क्या होगा, क्लाइंट फर्स्ट टाइम आएगा कंसर्न कुछ और लेके, क्लाइंट का जब आपने काम कर दिया, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, काम कर दिया वो भूल जाएगा कि वो कंसर्न भी था, बाद में बोलेगा सर रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा। तभी आपके पास जब फाइल रहेगा आप बोलेंगे क्या ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? फिर वो बोलेगा अरे हाँ सर ये तो कब का वो हो गया, ये तो आपने किया उसके थोड़े दिन में ही सब ठीक हो गया था। इसीलिए लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को एक रहता ना, आपके पास में एविडेंस रहेगा कि यस मैंने इस चीज के लिए काम किया है, ठीक है? प्लस इसमें आपकी भी वर्किंग और ज्यादा बेटर होगी, कि आप और बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, आप कुछ कुछ नया नया चीजें आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था नॉर्थ वेस्ट में, किसी का कोर्ट का पेपर्स रख के साथ में चाकू, कटर, ब्लेड, इस तरीके की चीज अगर रख देते तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसका मैकेनिज्म मैं नहीं जानता, बट रिजल्ट आया, बहुत जगह पे रिजल्ट आया, एंड इट वर्कड वंडरफुली। ये मुझे कैसे समझ में आया, जब मैं सब चीजें लिखता था। मैं जब क्लाइंट का फाइल बनाता हूँ, मैं एक एक जोन में क्या क्या रखा हुआ है मैं अपने लिए वहां पे नोट बना के रखता हूँ उसके फाइल में। तो इससे मेरे लिए भी इजी रहता है कि हाँ यहाँ पे ये चीजें रखी थी, इसका ये रिएक्शन आया, ठीक है? अब मैं तो ऑफकोर्स मैं एस्ट्रो वास्तु भी करता हूँ, मैं एडवांस वास्तु के ट्रीटमेंट्स भी करता हूँ। तो उसमें प्लेनेटरी बेस से भी मैं अगर कुछ सामान रखता हूँ क्या है चीजें, तो उससे और मुझे इन डेप्थ चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल टूल्स कहीं पे रखा है तो फिर मंगल का सामान कहीं पे रखा है, ऐसा एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? तो उससे समझ में आता है कि एक एक चीज जो रखी हुई है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे आप प्लेनेटरी बेस से देख रहे हो, चाहे आप पंचतत्व के आधार पे देख रहे हो, चाहे आप रेमेडीज के आधार पे क्यों ना देख रहे हो, वो कैसा रिजल्ट दे रहा है वो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्लाइंट की वर्किंग। अब है कि भाई पैसे कैसे कमाए, लाइफ में पैसा कमाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हमेशा मैं ये ओपनली कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं चीजें हमेशा तोल के देता हूँ, बिल्कुल तोल के देता हूँ। जितना क्लाइंट फीस दे रहा है मैं उतना अपना एफर्ट देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं देता हूँ। मैंने जिसका जो व्यक्ति का बजट कम रहता है, बजटेड व्यक्ति है, तो उसके लिए हम लोग बजटेड काम करते हैं, जिसमें हम लोग रेमेडीज नहीं देते, खाली कंसल्टेशंस देते हैं। बजट बहुत ज्यादा कम है तो फिर सिर्फ बेसिक वास्तु के उपाय देते, थोड़ा सा उससे ज्यादा है उसमें एस्ट्रो वास्तु डाल देते, थोड़ा सा और ज्यादा है देवतास डाल देते, थोड़ा और ज्यादा है तो एडवांस वास्तु के टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके रेमेडीज दे देते हैं, और ज्यादा इंट्यूटिवली काम करते हैं। बिल्कुल इस तरीके से अपने काम को बिल्कुल एकदम तोल दीजिए, कि अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूं तो मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर क्लाइंट का बजट इतना है तो मैं इतने इतनी इतनी चीजें दूंगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बेस फीस रखा है, बेस मीटिंग फीस रखा है, जिसमें क्लाइंट मेरे पास आता है अपना मैप, अपना होरोस्कोप वगैरह सब लेके, ठीक है? अगर होरोस्कोप मैप नहीं है तो उसका
कॉस्ट प्लस होता है इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम माय टीम, या फिर आप अपने एंड से करा सकते हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी अपने वर्किंग में इन चीज़ों को ला सकें। अब क्या होता है, जैसे क्लाइंट मेरे पास आता है, उसके पास ऑलरेडी होरोस्कोप और घर का मैप है, तो उसको वो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो हम लोग वहाँ पे उसी से सारा काम कर लेते हैं, ठीक है? मैं फिर प्रकृति फॉर्म देता हूँ, प्रकृति फॉर्म भरते हैं क्लाइंट, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर एडवाइस देता हूँ। जो सारा डेटा मैंने बनाया उसके बेसिस पे मैं एडवाइस देता हूँ। अब अगर मैं विज़िट कर रहा हूँ तो उसमें मैंने 2-3 ऑप्शन रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जिसके अंदर मैं ओनली विज़िट करता हूँ, जिसमें ड्राफ्टमैन चार्जेस प्लस होते हैं, रेमेडीज़ चार्जेस प्लस होते हैं, ठीक है? एक जिसमें ओनली मेरा विज़िट चार्जेस रहता है, प्लस मेरा ट्रैवलिंग, इतने चीज़ें प्लस होते हैं, ठीक है? एक विज़िट फ़ी रखा है जिसके अंदर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं चार्जेस लेता हूँ। उसमें कैसा, उसमें ऑल इंक्लूसिव, उसमें मेरा ट्रैवलिंग भी आ गया, उसमें मेरा ड्राफ्टमैन भी आ गया, उसमें मेरा आपका सारा रेमेडीज़ भी आ गया एंड एवरीथिंग। मेरा ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, ड्राफ्टमैन, होरोस्कोप, एवरीथिंग एवरीथिंग सब कुछ उसमें इंक्लूसिव रहता है, ठीक है? उसमें मैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ एक चार्जेस लेता हूँ, ठीक है? फिर एक रखा है जो सिर्फ एचएनआई, हाई जो जिनका हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स जो रहते हैं, जिनके कैपेसिटी है कि वो अच्छे से खर्चा कर सकते हैं, उनको तो मैं दिल खोल के रेमेडीज देता हूँ। जो मैं पर स्क्वायर फीट वाले में भी मैं सोचता हूँ ना कि ये रेमेडी पे इतना खर्चा होगा, वो खर्चा होगा। कुछ भी हो यार, वी आर ऑल्सो बिजनेसमैन, तो हम भी सोच समझ के चीज़ें लेते हैं, सोच समझ के चीज़ों को देते हैं। रेमेडीज़ कई सारे रेमेडीज़ होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हम लोग रेमेडीज़ बहुत सोच समझ के देते हैं। तो जो क्लाइंट मेरे लिए हिसाब नहीं रखता, मैं उसके लिए हिसाब नहीं रखता। तो जो मेरा हाईएस्ट वाला जो पैकेज है, उसमें क्या करता हूँ, उसमें मैं क्लाइंट को सीधा-सीधा सारे रेमेडीज़ भी देता हूँ, हायर रेमेडीज़ भी देता हूँ, मैं जेमस्टोन भी देता हूँ। मतलब जो जेमस्टोन्स के वायल भी जो मैं उसके अंदर डालता हूँ, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। प्लस एडिशनल फ़ॉलो-अप्स भी देता हूँ। एडिशनल फ़ॉलो-अप्स में एडिशनल कई बार विज़िट भी आ जाता है, इफ द क्लाइंट इज़ नियर बाय। तो उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मैं दे देता हूँ। मतलब मैं एक क्लाइंट का मैं बात बताऊँगा, मतलब मुंबई का एक क्लाइंट है वो मेरे, उनका उनके भाई के साथ में झगड़ा चल रहा था किसी कारण से, ठीक है? 20 साल से, लिटरली 20 इयर्स से उनका भाई से वो परेशान थे, बिकॉज़ 20 साल पहले उनके पिताजी ऑफ हुए थे, तो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ थे, तो वो प्रॉपर्टी भाई उनको दे नहीं रहा था। द प्रॉपर्टी का वर्थ करोड़्स में था, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। और वो भाई इनको परेशान भी बहुत ज़्यादा करता था, तो ऐसा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, ठीक है? कोई भी वकील, ये जो छोटा भाई था वो रखता था, तो उसको वो फोड़ लेते थे, मतलब इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स थे। सो इन्होंने कैसे-कैसे करके स्ट्रगल करके एक नया घर लिया था, जिसके लिए मुझे उन्होंने हायर किया था। और उन्होंने बोला था, सर मुझे आपका सबसे टॉप वाला ही वो करना है, सबसे जो टॉप वाला है आपका जो पैकेज है, मुझे वही लेना है। और मैंने उनको वो टॉप वाला पैकेज दिया, सारा सब जो भी सब बिलिंग-विलिंग किया, उनका सब कुछ हुआ, ठीक है? उनका घर का काम चला अप्रॉक्सिमेटली 6 मंथ्स के लगभग, साढ़े 5-6 महीना उनका घर का काम चला, ठीक है? 7th मंथ पे, 7th या 8th मंथ के स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे घर में डिनर के लिए बुलाया था, बिकॉज़ अब बड़े क्लाइंट है, इतना ज़्यादा पैसा ले लिया उनसे, तो दोस्ती भी हो ही गई, ऑफ कोर्स। दोस्ती भी अच्छी हो गई थी उनसे, पैसे भी इतने ज़्यादा ले रखे थे। तो जब मैं उनके घर पे डिनर के लिए गया, ठीक है? हम लोग मिले, मैं और मेरा छोटा भाई था साथ में। सो डिनर किया, प्लेट्स रखे, वो आए और सीधा मेरे से निपट गए, एकदम गले लग गए और ऐसा एकदम रोने जैसे हो गए। मैं ऑकवर्ड हो गया कि अरे ये क्या, मतलब ये क्या कर रहे हैं ये? मतलब मुझे भी अजीब-सा लगा कि क्यों ऐसे वो हो रहे हैं, अचानक से क्या हो गया इनको? बोलते सर हम लोग केस जीत गए। और वो लिटरली वो बोले, उनका ये कहना था, सर काश आप 20 साल पहले मिल गए होते। अब मैं मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ नहीं मिला, मैं 4 साल का बच्चा था। तो मतलब ये क्लाइंट का वो है कि वो क्लाइंट ना आपको दुआएँ देता है। जब आप रिज़ल्ट देते हो ना, आप जब किसी का ऐसा रिज़ल्ट देते हो, ये अकेला ऐसा प्रोफ़ेशन है, वास्तु वास्तु या डॉक्टर या मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं, जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, साथ के साथ दुआएँ भी मिलती हैं और रिस्पेक्ट भी मिलता है। ये वैसा फ़ील्ड है। बट हमारा एज़ अ प्रोफ़ेशनल हमारा काम है कि अपना काम अच्छे से करना। व्हाटएवर डज़न्ट मैटर कि आप क्या फ़ीस ले रहे हैं। हाँ,
जितना फीस ले रहे, जितना तोल के दे रहे, वो तोला हुआ एकदम शुद्ध होना चाहिए। एकदम 24 कैरेट बोला तो 24 कैरेट गोल्ड ही दूंगा, 22 कैरेट बोला तो 22, 18 कैरेट बोला तो 18 कैरेट, एकदम तोल के, एकदम तोल के। जितना आपने दिया उससे थोड़ा सा ज्यादा ही दूंगा, बट चीज आपको नंबर 1 दूंगा। तब जाके क्लाइंट पक्का होता है। एंड ट्रस्ट मी, जब क्लाइंट को रिजल्ट आता है ना, जब क्लाइंट के लाइफ में पैसा आता है, जब क्लाइंट के लाइफ में कुछ भी जो उसको चाहिए होता है वो मिलता है, तो वो क्लाइंट आपको जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाता है। आज मेरे हाई पेइंग क्लाइंट्स कौन है? आज मेरे हाई पेइंग क्लाइंट्स वो है जो शुरुआत में मेरे से कम, मतलब जो जब मेरी फीस बहुत कम थी तब उन्होंने मेरे से काम कराया था, उनको रिजल्ट आया, वो लाइफ में ग्रो किए और बड़ा प्रॉपर्टी लिए, तब उन्होंने मुझे और हायर किया। तब भले मेरी बड़ी भी फीस है तो भी वो मुझे विदाउट नेगोशिएशन वो हायर किए। और अगर मैं वहां पे नहीं भी पहुंच पा रहा हूँ या फिर मैं लेट हो रहा है, मैं कोई और किसी मेरे फ्रेंड को रेकमेंड कर रहा हूँ कि एक काम करो आप मेरे से नहीं तो इनसे काम करा लो, सीधा नहीं। इनफैक्ट मैं अपने, अगर मैं उनको ये भी कहता ना कि आप जाके मेरे गुरुजी से भी मिल लो, तो भी वो बोलते नहीं, नहीं मुझे आपसे ही काम कराना है। ये पावर है, ये ट्रस्ट बन जाता है क्लाइंट में जब आप क्लाइंट को रिजल्ट देते हैं, तो ये चीज वो बन जाता है, ये मजबूती आ जाता है क्लाइंट में और वो आपका परमानेंट क्लाइंट क्लाइंट बन जाता है। एक मैंने जोक देखा था इंस्टाग्राम पे, उस पे ऐसा था कि डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार पड़े ताकि आप आओ उनके पास, वकील चाहता है कि आप लीगलिटीज में फंसे, एक इंटीरियर डिजाइनर और वास्तु कंसल्टेंट ही ऐसा होता है जो चाहता है आप लाइफ में ग्रो करें और दोबारा हमें हायर करें। तो हमारा करियर कुछ ऐसा ही है। आप दिल से चाहो, एकदम दिल शुद्ध रखो जब आप क्लाइंट का ट्रीटमेंट दे रहे हो, इंटेंट काम करता है और बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक तो पता नहीं हम लोग में ऐसा क्या हो चुका है, केबी सर ने पता नहीं हम लोग के अंदर क्या ऐसा डाल दिया है, क्लाइंट जब अच्छे से पैसा देता है ना, रिजल्ट भी अच्छा तगड़ा मिलता है। क्लाइंट कम वाला पैकेज लेता है या कुछ ठीक से पैसे नहीं दिया, बहुत ज्यादा नेगोशिएट किया, तो रिजल्ट भी ठीक ठाक आते हैं। तो बस ये चीज है, अब पता नहीं क्या है, क्लाइंट अच्छे से पैसा देता है, रिजल्ट भी उतना अच्छे से आता है, बिकॉज हम भी उतनी शुद्धता से देते हैं, हम भी एकदम तोल के, एकदम तोल के देते हैं, एकदम तोल के। तो आप भी अपना पैकेजेस बनाइए, उसको सिंप्लीफाई रखिए, क्लाइंट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल दीजिए कि भाई देख भाई, अगर आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इतना मिलेगा, आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इतना मिलेगा, क्लाइंट को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। ये एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताए, सो डेट आपको आइडिया है हाउ टू डील विद अ क्लाइंट। ओके, सो कैसा होगा, क्लाइंट कभी आपको जिंदगी भर कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जब आप रिजल्ट देंगे, जब उसके लाइफ में चेंजेस आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो देगा ही देगा वो। और आप मतलब कभी 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 आप फ्री में कंसल्टेशन दीजिए, जैसे योगदान हुआ है कुछ भी, आप इस तरीके से आप फ्री में कंसल्टेशन भी देंगे तो कैसा, एक शुद्धता के साथ। ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको देना है तो यानी बहुत सारी चीजें दे दिया, एक बेसिक कंसल्टेशन आप उसको दे सकते हैं, सो दैट उसके लाइफ में इंप्रूवमेंट आए, और वो इंप्रूवमेंट आएगा उसके लाइफ में तो फिर वो आपके पास दोबारा आएगा। ये जो योगदान और ये सब जो फ्री कंसल्टेशन छोटे मोटे रहते हैं, ये क्या काम आते हैं, ये आपके लिए टेस्ट ड्राइव जैसे हो जाते हैं। गाड़ी खरीदने के पहले आप टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, कि भाई ये गाड़ी मेरे लिए सही भी है कि नहीं, तो ये कंसल्टेंट सही भी है कि नहीं वो बताता है। जब आप योगदान लेते हो तो वो योगदान देना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए इस बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्लाइंट्स और बनते चले जाते हैं। ठीक है, आपका नेम एंड फेम आपका बनता है उससे। ठीक है, और उसमें आप अच्छे रिजल्ट देते हो तो फिर वो देर इज, अब कैसा होता है ना, क्लाइंट को भी दिमाग है, क्लाइंट बेवकूफ नहीं है आज के टाइम पे। क्लाइंट को पता है कि अगर आप फ्री में दे रहे हो तो आप इतना ही दे रहे हो, क्लाइंट को पता है ये बात, अच्छी तरह पता है। अब वो खुद ही बुद्धि लगाता है कि जब मैं फ्री में इतना मुझे मिल चुका है, पैसे दे दूं तो मुझे इतना ज्यादा मिल जाएगा। समझ गए? तो क्लाइंट आपको उस तरीके से हायर करता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप एकदम शुद्धता के साथ आप दीजिए, आप रेमेडीज दीजिए, टॉप क्वालिटी रेमेडीज दीजिए। मैं जब पर स्क्वायर फीट वाले पे या जिसमें जो मेरे इंक्लूसिव रेमेडीज वाले पैकेजेस है ना, 1 रुपए का मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी का, 1 रुपए का नहीं। रेमेडीज देनी है, टॉप रेमेडीज ही देनी है, कोई महंगा पड़ने दो, इट्स ओके, बट रेमेडीज एक नंबर देना तो रिजल्ट भी एक नंबर आएगा, ये 100 टक्का है।
तो रेमेडीज भी आप जितना अच्छा देंगे उतना ज्यादा क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा आएगा और वो दोबारा आपको हायर करेगा, दोबारा दोबारा से हायर करेगा वो आपको हमेशा, ठीक है। और वो लाइफ में ग्रो करेगा तो वो आपको ही हायर करेगा। आई एम स्टिल सेइंग, जो आज मेरे टॉप पेइंग क्लाइंट्स एंड परमानेंट क्लाइंट्स है, दे ऑल आर माय ओल्डर क्लाइंट्स, जो पहले छोटे घर में मेरे से वास्तु कराया है, उनको रिजल्ट आया है, आज एक बड़े घर में एक बड़े मुकाम पे है, तब जाके बड़े ऑफिस लिए हैं, बड़ा फैक्ट्री बनाए, तो जाके मुझे दोबारा बुलाए कि सर अभी इसका तो काम आपको ही करना है। आपका भी लाइफ ऐसा हो सकता है, हो भी जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरे मनोयोग से, पूरे दिल से आप लोगों की सेवा करेंगे, आप दिल से शुद्ध चीज आप देंगे। जितना आपके मन में शुद्धता होगी कि मुझे इसको अच्छा देना ही देना है, भगवान को भी आके उसको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा। हमारे इंटेंट में इतना ताकत होता है, हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे इंटेंट को। हमारे इंटेंट में बहुत ज्यादा ताकत है। अपना वर्थ को समझिए, अपना फीस अच्छे से लीजिए, फीस को प्रॉपर जस्टिफाई करिए कि आप पैसे किस बात के ले रहे हैं, आप क्या डिलीवर करते हैं, आप में क्या यूनिक है, क्या यूनिक है। अब कोई अगर मेरे से पूछता है मेरे में क्या यूनिक है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे जितनी अच्छी सर्विस शायद ही कोई देता होगा, शायद ही कोई देता होगा। इतने क्लैरिटी के साथ इतना अच्छा फाइल बना के, एकदम मतलब क्लाइंट के लिए ना एकदम बेसिक जैसा, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई वास्तु होके चला गया हमारे लाइफ में, उसको पता ही नहीं चलता, इतना स्मूथनेस के साथ, और वो अपने आप लाइफ में ग्रो कर जाता है। इतने स्मूथनेस के साथ हम कंसल्टेशन देते हैं। प्लस अब मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। पहली बात तो मैं ये कह रहा था जैसे कि मैं एकदम स्मूथनेस के साथ देता हूँ, साथ साथ में नॉन जजमेंटल एंड कॉन्फिडेंशियल, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार मार्क करके रखिए। आपको क्लाइंट को कभी भी जज नहीं करना है। अरे व्यक्ति है, अपना प्रकृति है उसका, अपना उसके अपना माइंडसेट है, उसका अपना अपब्रिंगिंग है लाइफ का। तो जो क्लाइंट है, ठीक है, वो किसी प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया है, आपका हक नहीं बनता कि आप उसको जज करो। हम लोग कोई नहीं होते हैं। मान लीजिए आप एक वेजिटेरियन है, आपका क्लाइंट नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या आप उसको बोले कि छी तू नॉनवेज खाता है? बिल्कुल भी नहीं। वो कभी आपको रेकमेंड भी नहीं करेगा, प्लस आपकी इमेज भी खराब होगी, और पहली बात तो आपका हक भी नहीं बनता कि आप उसको बोलो ये बात, ठीक है। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली नॉन जजमेंटल एंड कॉन्फिडेंशियल। क्लाइंट को हिम्मत और वो यकीन होना चाहिए कि मेरी बात इसके किसी और को बोलेगा नहीं, वो ट्रस्ट बैठना चाहिए। कैसे होगा? जब आप बातों को कॉन्फिडेंशियल रखोगे। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि हस्बैंड अपना अलग प्रॉब्लम बता रहा है, वाइफ अलग प्रॉब्लम बता, आपके पास भी आएंगे, अलग प्रॉब्लम बता रही है। आपकी जिम्मेदारी है इसकी बात इसको नहीं पता होनी चाहिए, खबर भी नहीं पड़नी चाहिए कि आपको वो बात पता भी है। इतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंशियल रहने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको उसके प्रॉब्लम्स का मजाक नहीं बनाना है। हर व्यक्ति को, अब वो किसी प्रॉब्लम में फंसा है, फंसा है, आपको नॉन जजमेंटल रहना है, एकदम नॉन जजमेंटल। भले ही वो आपके कोर वैल्यूज के साथ नहीं मैच कर रहा है, आपको उसको जज नहीं करना है। अब कितने सारे बूढ़े वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं, कहते हैं आज के टाइम पे जो लिव इन में रहते हैं, ये है वो, इट्स ओके, जनरेशन है, कर रहे हैं। आपको उसके साथ में अडेप्ट होके चलना है, अडेप्ट विद द जनरेशन, अडेप्ट विद द पीपल, ठीक है। हमारा वी एज अ जेंजी, हमारा भी, मैं भी जेंजी हूँ। मैं भी, मैं पता है, मैं जब ये कोर्स के स्टार्टिंग में भी, और जब मुझे सोशल मीडिया पे वो जो मेरी सोशल मीडिया मैनेजर है, जब हम लोग वो चूज करते हैं ना कि हमें कौन से टारगेट ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे जेंजी को टारगेट करना है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये पता चले कि हमारी जो विद्या है, हमारी जो वास्तु है, हमारा जो ये सारा सब काम है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, दिस ऑल आर साइंटिफिक, दिस ऑल आर लॉजिकल। मैं चाहता हूँ कि ये उन तक पहुंचे। वही मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं ओपनली कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज को समझ के उसको साइंटिफिकली उस चीज को समझे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जेंजी इसको ज्यादा अच्छी तरीके से अपना रही है। आपको सुन के शौक लगेगा, जेंजी इसको ज्यादा अच्छी तरीके से अपना रही है, बिकॉज वो हमेशा ये ज्यादा सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा, मैं क्यों करूँ ये चीज।
और वी एज़ अ कंसल्टेंट्स हमारे पास आंसर होता है व्हेन वी लर्न प्रॉपर्ली। जब हम खुद ठीक से सीखे हुए होते हैं, हमें खुद को सब्जेक्ट क्लैरिटी होती है, तब जाके हम उन्हें भी बता पाते हैं, बेटा आप लाइफ में ऐसे-ऐसे ग्रो कर पाओगे, ये चीज़ आपको हर्डल कर रही है, आप इसको करके देखो, आपको अगर रिज़ल्ट आएगा तो ही आप इसको करना, नहीं तो इट्स ओके छोड़ दो, ठीक है? किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना है, किसी को लोड नहीं देना है, कि तुमको ये मानना ही है, तुमको ये करना ही है। अब कोई व्यक्ति है जो मंदिर जाता ही नहीं है, ठीक है? मैं भी नहीं जाता हूँ, मैं भी बहुत कम जाता हूँ मंदिर। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मंदिर जाता है, ठीक है? 2 अलग-अलग व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो मंदिर जाता ही नहीं है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मंदिर जाता है। ये व्यक्ति जो मंदिर नहीं जाता, किसी का बुरा नहीं करता, सब अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ज़िंदगी काट रहा है। ये व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता है, ठीक है? रोज़ अपने पाप धोने जाता है, लोगों को परेशान करता है, अपने लेबर्स को परेशान करता है, बहुत ज़्यादा अ, उल्टे-सीधे काम करता है। बेटर पर्सन कौन हुआ? समझ गए? तो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली नॉन जजमेंटल। हमें जज नहीं करना है किसी को, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने बात किया कॉन्फिडेंशियल आपको चीज़ें रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आज अगर मेरा खुद का वेबसाइट भी देखेंगे, मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे, आज तक मैंने रिवील नहीं किया है कि मेरे क्लाइंट कौन है। ट्रस्ट मी मैं नेता लोगों के भी काम करता हूँ, कुछ-कुछ एक्टर्स का भी काम किया है। ज़्यादा पकड़ मेरी नेताओं में थोड़ा ज़्यादा रहा है मेरा पकड़। नेताओं का, बिल्डर्स के साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किए, जो टॉप एचएनआईज़ होते हैं। नेता एंड बिल्डर्स, ये मेरे ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स रहे वो है। कई सारे फैक्ट्री ओनर्स भी रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहे। आज तक मैंने कहीं नहीं डाला कि ये व्यक्ति मेरा क्लाइंट है, कहीं नहीं डाला है, नहीं डाला है। बस मुझे नहीं दिखाना है लोगों को कि कौन है मेरे क्लाइंट। वो लोग आपस में रेफरेंस देके मुझे दे रहे हैं ना काम। बट इससे क्या हुआ? मेरे नहीं डालने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उन लोगों को ये ट्रस्ट हुआ कि यार ये मेरी आइडेंटिटी का यूज़ करके काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, ये व्यक्ति मेरे बातों को भी कॉन्फिडेंशियल रखता है। वो ट्रस्ट उनके अंदर आ गया। मैं नहीं बताता किसी को मेरे क्लाइंट कौन है, बिल्कुल नहीं बताता। मेरे पास उनके फ़ोटोज़ भी है मेरे फ़ोन में, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होता है वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, देख लेना। तो जो मेरे हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो अभी जैसे हमारे फ़ोटोज़ भी है साथ में और मैं कहीं नहीं डालता हूँ, मैं उनके साथ में वो फ़ोटोज़ भी नहीं डालता हूँ कहीं पर भी सोशल मीडिया में, वैसा है। सो ये है कि आप वो क्लाइंट को हिम्मत आ जाता है कि आप उसके बातों को कॉन्फिडेंशियल रखोगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि क्या होगा आप कहीं पर भी डालोगे, लोग आपसे सवाल करेंगे, कहीं-कहीं पे आप कभी आप जोश में आके भी बोल देते कि बोल दिए अगर किसी को कि अरे इसका तो ये-ये प्रॉब्लम था, ये था, वो था। कभी बातें करते हैं बिकॉज़ हम सारे वास्तु वाले भी आपस में फ्रेंड्स मिलते हैं, एक-दूसरे को केस स्टडीज़ बताते हैं एक-दूसरे का, बट कभी भी किसी का नाम नहीं लेते, ये है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी के भी प्रॉब्लम्स को आपको शेयर नहीं करना है। खास करके उनके फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके रेफरेंस के या किसी के साथ भी, क्यों करना है? हाँ, कहीं आप स्टक हो किसी आप और अपने कंसल्टेंट फ्रेंड के साथ आपने डिस्कस किया विथ कीपिंग द नेम कॉन्फिडेंशियल तो बात अलग है। बाकी आपको किसी से डिस्कस नहीं करना कि ये सब चीज़ें, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। सोशल मीडिया पे लोगों को बताइए कि आप वास्तु करते हैं, क्या करते हैं, कैसे चेंजेस लाते हैं लोगों के लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है वास्तु करके, क्या है वास्तु, क्या चीज़ें करके वास्तु टिप्स दीजिए लोगों को। तो उससे क्या होगा, लोग छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाएँगे, तो उससे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। अब कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा खाली एक यूट्यूब वीडियो देखा, घर में वो चीज़ किया, सीधा मेरे से कनेक्ट किए, कंसल्टेशन लिए। अब कहीं से ना वो मुझे जानते थे, ना मैं उनको जानता था। मैं तो इनफैक्ट एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं करता हूँ, तो भी मैं उनके लाइफ़ में आ गया, वैसा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आप जेन्युइन होके काम करेंगे ना, गारंटी देता हूँ आपके पास क्लाइंट भी जेन्युइन आएगा। ट्रस्ट मी, जेन्युइन क्लाइंट ही आएगा। आई हैव सीन सो मेनी वास्तु कंसल्टेंट्स उल्टे-सीधे पिरामिड लगा देंगे, वो कुछ भी ज़मीन में डलवा देंगे, ज़मीन में सीमेंट से ज़्यादा तो उनके पत्थर पड़े हुए होते हैं। इस तरीके से काम करते हैं।
इट्स ओके, उनकी भी प्रकृति है, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, इट्स ओके, उनका काम है वो। बट उनके क्लाइंट्स भी जो होते हैं ना, उनकी लाइफ भी फिर वैसी हो जाती है। क्योंकि ये बात भी आप समझ के चलिए, कोई व्यक्ति किसी का काम लेके नहीं जाता, नहीं लेके जाता। इतने सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, सब कमा रहे, सब कर रहे हैं। कैसे? किसी व्यक्ति का किसी के साथ प्रकृति मैच होगा, उसका माइंडसेट मैच होगा, तो ही वो आपसे काम करेगा। और अगर आपका माइंडसेट सही होगा, तो वैसा ही व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करेगा। अगर आपके मन में छल-कपट होगा, तो क्लाइंट भी आपको उसी टाइप का मिलेगा, ठीक है? तो ग्रोथ आपका कैसे कराएगा? जब उसी का खुद का मन में छल-कपट रहेगा। जो आदमी समझता है ना कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं टोपी पहना सकता हूँ, वो ट्रस्ट मी दूसरों को नहीं, वो खुद को बेवकूफ़ बना रहा होता है। आप काम जितना अच्छे से करोगे, जितना शुद्धता से करोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। जितने भी लोग, जितने भी क्लाइंट्स मेरे भी ग्रो किए हैं, सबके सब जेन्युइन एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, मैं कहूँगा 99.99% ऑफ माय क्लाइंट्स आर 100% जेन्युइन, 100% जेन्युइन। कुछ फालतू काम नहीं करते। फालतू काम से ये मतलब नहीं कि दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, वो सब नहीं। फालतू काम से लेना-देना मतलब है किसी का बुरा करके या किसी और का नुकसान करके खुद का पैसा नहीं कमाते, समझे? मेहनत से कमाते हैं, अच्छे से कमाते हैं, तो वो चीज़ उनके अंदर वो आ जाती है। हमारा काम क्या है, उनकी प्रकृति में उनके जो यूज़फुल डायरेक्शंस है, उसको सेट कर देना, तो व्यक्ति ऑटोमैटिकली बिना थके काम करने लगता है और वो लाइफ़ में ग्रो कर जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे ग्रो हुआ। तो जब मैंने काफ़ी लोग का काम किया, अभी जब वो रिपीट आते हैं मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, एक बड़े चीज़ों के लिए जब आते हैं वो फिर जब मेरे पास, तो जब मैं भी पूछता हूँ ना कि क्या बदल गया उनके लाइफ़ में? वो कहते पता है क्या? सोच बदल गई। जबकि मैं उनके साथ उतना टाइम भी नहीं बिताया होता। मैं तो खाली उनके घर पे जाके पट्टियाँ लगाया मैंने। कुछ सोच नहीं बदला मैंने। मैं थोड़ी ना उनको जाके ज्ञान देता हूँ। ये सब थोड़ी ना करता हूँ। ज्ञान देने लगूँगा उनको तो फिर तो मैं वो य क अपना काम कब करूँगा? ठीक है? क्योंकि एक लिमिट होती है ना। आप 1 दिन में कितना विज़िट करोगे? 1 दिन में मैक्स टू मैक्स 2 विज़िट करोगे आप 1 दिन में। ठीक है? क्लाइंट को 3, 4, 5 घंटा मैं देता हूँ डिपेंडिंग कितनी फ़ीस दे रहा है ऑफ़ कोर्स। तो जितनी फ़ीस देता है उसके अकॉर्डिंगली उसको टाइम देता हूँ। तो वो टाइम देके मैं उसको सब रेमेडीज़ दिया, वो सारा कर देता, उसके लाइफ़ में ऑटोमैटिकली ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने लगता है कि वो कहता है कि क्या हुआ पता नहीं, चीज़ें बदलने लग गई। बस जादू हो गया, जादू हो गया। जादू है, हमारे लिए जादू नहीं है क्योंकि हमें पता है इसके मैकेनिज़्म क्या है। हमारे लिए जादू नहीं है बट जादू ही है, एकदम जादू ही है। क्लाइंट के लिए एकदम मैजिकल होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है? क्यों होता है? बिकॉज़ वास्तु जो है, ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। डिसीज़न हमेशा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, कॉन्शियस माइंड नहीं लेता। कॉन्शियस माइंड तो खाली जजमेंट देता है कि ये सही है, ये गलत है, ये है, वो है। कहते हैं ना गट फीलिंग, क्लाइंट आपको गट फीलिंग से ही हायर करता है, ट्रस्ट मी। आप जेन्युइन होते हो ना, क्लाइंट को दिख जाता है। क्लाइंट को पता रहता है कि हाँ, ये व्यक्ति जेन्युइन है, मुझे इस पे मैं काम कर सकता हूँ। जब क्लाइंट ही छल-कपट वाला होता है ना, तो उसको कंसल्टेंट भी छल-कपट वाला ही मिलता है। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। एक बंगलो मैंने डिज़ाइन किया था लोनावला में, तो उसमें 2 बंगले थे बेसिकली, ठीक है? ये बंगला मैंने डिज़ाइन किया, उसी का सिमिलर आइडेंटिकल दूसरा बंगला था, ठीक है? दोनों दोनों एकदम बाजू-बाजू में थे, ओके? सो ये बंगला मैंने डिज़ाइन किया, मैंने सारा सब चीज़ें उनको बताया किया। ये बंगले वाले ने मुझे इनको रिकमेंडेशन दिया था बट इन्होंने बोला नहीं, हमें हमारे वाले से ही काम कराना है, ठीक है? इट्स ओके, उनकी प्रकृति है, उनका चॉइस है। उन्होंने काम करा, ये बंगलो बनाने का पर्पज़ ये था, लोनावला में बारिश के सीज़न में या छुट्टियों के सीज़न में बंगलोज़ बहुत ईज़िली रेंट पे जाते हैं और उसके पैसे उनको अच्छे मिलते हैं। ये बंगला जो है और ये बंगला बाजू-बाजू में, तो इनके काम करने वाले भी सब सेम है, ठीक है? जो मैंने डिज़ाइन किया बंगलो, वो बंगलो जल्दी खाली नहीं रहता है। वो बंगलो ऑफ सीज़न में भी कभी कोई ऑफ़िस वाले, कोई जो कॉर्पोरेट्स वाले, वो लोग बुक करके रखते हैं। इसी के जस्ट बाजू में बंगलो जो है, ये रेंट पे आज तक कभी गया ही नहीं है। येस! आज तक कभी वो रेंट पे गया ही नहीं है।
अब वो मुझे हायर कर रहा है, अब मैं नहीं ले रहा हूँ काम। रीज़न, वो जो बंगलो है, उनके जो कंसल्टेंट थे, जो भी थे, बहुत नामी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज़ किसी का मुझे निंदा नहीं करना है, मेरी चॉइस है, मैं किसी का निंदा नहीं करता हूँ। तो इधर जो भी कंसल्टेंट थे, जो बहुत नामी कंसल्टेंट है, उन्होंने हर एक टाइल के नीचे मस्त कॉपर के पिन्स डाल दिए थे। काफ़ी सारे टाइल्स के नीचे वो पिरामिड्स डाल दिए थे। ऐसे पिरामिड लगा है, वैसा पिरामिड लगा है। साउथ वेस्ट में ब्लू कलर का टाइल का वॉशरूम उन्होंने बनाया, वो भी ज़मीन से नीचा। अब मैंने तो ये जब ये बंगलो डिज़ाइन किया, इस क्लाइंट ने तो मुझे फ़ीस भी दिया, साथ के साथ मुझे फ्री वो दिया था, मतलब एज़ अ गिफ्ट 1 वीक के लिए मुझे फ्री यहाँ पे रहने दिया था, मतलब मेरे मेरे फैमिली को लेके। 1 वीक के लिए मैं उनके बंगलो पे रह के आया था। तो उन्होंने बोला था, "खाली सर आप ऐसे बाजू में बंगलो देख के तो आओ कि कैसा है, क्या है?" जो वर्कर्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं सर, बाजू में जाता हूँ ना, मेरा जी घबराता है। ऐसा लगता है मुझे उल्टे-सीधे सपने आने लगते हैं। मेरा ऐसा अंदर जाते ही मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, मुझे घबराहट सी होती है अंदर जाके। अब ये क्लाइंट ने मुझे बोला कि सर आप हमारा काम करो। मेरा एक ही कंडीशन था कि ये जो सब अंदर सब डाला है उसको सब निकालो, तो मैं काम करता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। भी ट्रू ना। मैं चाहता तो फीस लेके मैं उनको बोल देता कि हाँ भाई, ये छोटा-मोटा चीज़ें कर लो, कुछ नहीं होता उससे भी, रिज़ल्ट कुछ नहीं आता, फीस देने को तो भी रेडी थे। क्योंकि बाजू में दिख रहा है ना रिज़ल्ट, कितना कितना दूर है बंगलो, बाजू-बाजू में बंगलो है, सेम प्राइस में दे रहे। ये वाले तो कम भी कर रहे क्योंकि इनका जा नहीं रहा है रेंट पे। टर्म्स एंड कंडीशन इतने टाइट करके रखे कि तो भी ये बंगलो जा रहा है रेंट पे। मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं कैसे जा रहा है इतने टाइट टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो ये है वास्तु का रिज़ल्ट। आप जेन्युइन होते हो ना, तो आपको क्लाइंट भी जेन्युइन मिल जाता है। ठीक है? तो यही है, मतलब अब मैं अपने क्लाइंट्स की स्टोरी बताने जाऊँगा तो मतलब मुझे लगता है 8-9 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, मैं भगवान का बहुत, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स भी बहुत जेन्युइन हैं। आप जेन्युइन रहोगे ना, क्लाइंट भी जेन्युइन मिलेगा आपको, ट्रस्ट मी। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जेन्युइन रहो, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल तोल के काम करिए। अपनी जो अ, वर्थ है उसको फिक्स रखिए कि इतने घंटे काम करना है तो इतने आपको एफर्ट या इतनी चीज़ें आपको देनी है, तो आपको इतना फीस रखना है। कुछ और ऐड ऑन करना है तो आपको फीस बढ़ानी है, व्हाटएवर। तो वो वज़न का काँटा सही कर दो, ठीक है? नहीं हो रहा है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में तराजू रख दो, नॉर्थ ईस्ट को साफ-सफाई कर दो, बस अपना वर्थ समझ में आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में से जूने सामान हटा दो, अपना वर्थ समझ में आने लग जाएगा। सिर्फ इतना सा करिए, तो आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जेन्युइन रहेंगे, लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपकी सोच जहाँ रहेगी ना, उससे भी ज़्यादा आप आगे जाएँगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आज का ये क्लास एंड करना चाहूँगा, एक थॉट के साथ में, एक स्टोरी के साथ में। ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि मुझे क्यों जेन्युइन वो काम करना चाहिए। बहुत टाइम पहले एक कारपेंटर होता है। 30 साल से एक ही सेट के अंडर काम कर रहा होता है। 30 साल हो गए होते हैं उसको। एक ही आदमी के अंडर काम करते-करते अब उसकी उम्र हो रही होती है। 50-55 का हो गया होता है वो। तो उस उम्र में वो उसके सेठ के पास जाता है। बोलता है, "सर मैंने 30 साल आपके पास काम कर लिया। अब मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। अब मैं थक गया हूँ, अब मैं काम नहीं करना चाहता। आई एम डन विथ माय जॉब। मैं अपनी ज़िंदगी का मैंने गोल वो कर लिया है कि बस हो गया, मैंने बहुत काम कर लिया अपने लाइफ़ में। अब आई वांट रिटायरमेंट।" उसका बॉस जो होता है वो बोलता है, "भाई तू खाली एक घर मेरे लिए बना दे, बस एक घर, ठीक है? फिर मैं तुझे कभी नहीं बोलूँगा काम करने के लिए। बस एक घर मेरे लिए कर दे।" वो कारपेंटर एकदम वो भले बोलता है कि तू एक्स्ट्रा पैसा ले ले लेकिन तू एक घर मेरा काम कर दे बस। वो मन मार के वो चाबी लेता है, जैसे-तैसे काम करता है, पूरा 3-4 महीना, 5 महीना लगा के पूरा घर बनाता है, एकदम जैसे-तैसे एकदम वो काम करके खत्म करता है। ये कारपेंटर इतना ज़्यादा स्किल्ड होता है कि उसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बट ये जो ये घर बनाता है, जैसे-तैसे खत्म करता है बिकॉज़ उसको छूटना था, कि बस अब मेरे को नहीं करना है काम, बस इंटेंट ही नहीं है काम करने का, ठीक है? सो 3-4 महीने हो गए होते वो काम खत्म कर देता है जैसे-तैसे, कैसे भी फिनिशिंग करके, कुछ भी काम करके वो फिनिश करता है।
आखिरकार वो चाबी लेता है, अपने सेठ के पास जाता है, "सर, ये लो मेरा चाबी, मेरा हिसाब करो, हो चुका मेरा सारा काम, अब मेरा रिटायरमेंट का मुझे जो भी आपको देना है वो दो एंड खत्म करते हैं, बस। अब आपका मेरा हिसाब यहाँ तक का था।" वो जो उसका सेठ होता है, वो चाबी लेता है, बोलता है, "चाबी मुझे मत दे, ये चाबी तेरे लिए है। ये तू तेरा घर बना रहा था, किसी और का नहीं।" वो कारपेंटर एकदम शॉक्ड कि अगर मुझे पता होता कि ये मेरा घर का काम कर रहा हूँ, तो मैं किस लेवल की फिनिशिंग करता। तो इसीलिए ऑलवेज़ अगर आप शुद्धता के साथ आप क्लाइंट को दे रहे हो, कब क्या मिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सीरियसली, मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ रियल लाइफ़ का। मेरे ऑफ़िस का ना मतलब कैसा होता है, लोग गूगल पे आपको देखते हैं, तो गूगल में से कोई जो रहते हैं, गूगल के वर्किंग वाले कुछ-कुछ लोग रहते हैं, तो उसमें से एक बार एक कैमरामैन आया था कि सर आपके ऑफ़िस का शूट करके हम लोग गूगल पे डालते हैं एंड वो सारी चीज़ें। मैं बोला इट्स ओके कर लो। आया मेरे ऑफ़िस पे शूट करने लगा, उसने बहुत सारा मेरा एक रैक है जिस पे सारा वास्तु का सब सामान रखा हुआ है। सारा सब वास्तु का सामान देखा, 3D रेमेडीज़ सब देखा, उसको देख के यूनिक लगा कि क्या है ये सब चीज़ें? तो उसने मेरे से क्वेश्चन किया और उसको मैंने सब बताया, देख भाई ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब कैमरामैन है तो कैमरामैन, इट्स ओके। मेरा काम है भाई, उसने सवाल किया, जो मेरा काम है उसको जवाब देना कि भाई ये सारे काम आते हैं। हम लोग लगभग 1.5 घंटा बैठ के बात किए, ठीक है? कुछ नहीं बोला, चला गया। नेक्स्ट डे मुझे उसका कॉल आया, उसके डैड से बात करनी थी। उसके पिताजी 3 फैक्ट्री के मालिक और एक बहुत बड़ा बंगलो था उनका धानू साइड और एक यहाँ पे मुंबई में एक बहुत बड़ा फ्लैट था। उसके लिए मुझे हायर करना चाहते थे, क्योंकि उनका लड़का उतना तारीफ़ किया मेरे बारे में बताया कि मैं ये सारा काम करता हूँ। उनके पिताजी एक वास्तु कंसल्टेंट को ढूँढ रहे थे। क्या लेना-देना था? कुछ नहीं, आया था मेरा ऑफ़िस का फ़ोटो खींचने, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे गया। तो ये है, कौन आपको कब क्या दे देगा आपको कुछ नहीं पता। ऊपर वाला बैठा है, आपको दिलाने के लिए। केवी सर का एक बहुत अच्छा वो फ्रेज़ था जो मतलब मैंने वो सेव करके रखा है, "करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। मैं कौन? ना 3 में ना 13 में, ना पिद्दी ना शोरबा कमाल तो तेरा है। तू जिसमें बैठा है उसकी नज़र मुझ पे डलवा देता है। तो बस वो जिस पे बैठा है उसकी नज़र मुझ पे डलवा देता है। वही है, आपके अंदर वो जेन्युइनिटी रहेगी ना, तो वो बैठा है देने के लिए और वो देता ही देता है, 100% देता है। मैं 25 साल का लड़का अगर हाई फीस लेके काम कर सकता हूँ, अच्छे से जेन्युइनिटी के साथ काम कर सकता हूँ, तो आप डेफ़िनिटली कर सकते हो, डेफ़िनिटली कर सकते हो। मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो मैं तो कहूँ। आप भी अपने लाइफ़ में ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएँ लाइफ़ में। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएँ लाइफ़ में, तभी ही आगे जाएँ अगर आप जेन्युइन हो तो और आप तभी आगे जाओगे अगर आप जेन्युइन रहोगे तो, वरना आप आगे जा ही नहीं सकते। जा ही नहीं सकते, ठीक है? ये फ़ील्ड ही ऐसा है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इतना पीसफुली सुनने के लिए, इतना पेशेंटली सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो मेरा एक-एक जेन ज़ी तक पहुँचे, उनके अंदर वो जेन्युइनिटी आए कमाने के लिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे इन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए, मुझे आपका सेवा करने का मौका देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।